हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। मैं उदय शंकर और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे व्हाट्स आर इम्पोर्टेंट वॉल्यूम 2 और उसके लेसन 17 के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। ये व्हाट्स आर इम्पोर्टेंट की जो सीरीज है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको मदद करेंगे सिनोनिम्स को हल करने में, एंटोनिम्स को हल करने में। इसके बहुत सारे वर्ड्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नेचर के हैं, मतलब कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को वो हल करने में मदद करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने जो भी वर्ड के साथ प्रीपोजिशन संभव है उसको लेके चला है, तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो वीडियो सेशन है जो होते आ रहे हैं वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट के, वो आपको प्रीपोजिशन को भी हल करने में मदद करेंगे। मतलब कि इसके ना मल्टीपल पर्पस है, आप इस वर्ड को केवल वर्ड नहीं समझें। ये जो वर्ड है आपके इंग्लिश का बैकबोन है। आप अगर इंग्लिश में कुछ भी पढ़ते हैं, इंग्लिश में कुछ भी अगर आप प्रश्न पत्र के रूप में हल करते हैं या आप इंग्लिश में कुछ भी बोलते हैं, तो इन वर्ड्स का ना बहुत बड़ा रोल है। तो चलिए, ज्यादा भूमिका की कोई आवश्यकता नहीं है, आप चीजों को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक्सेंचुएट से। चलिए, हमारा आज का जो सबसे फर्स्ट वर्ड एक्सेंचुएट। देखिए, एक्सेंचुएट का मतलब क्या होता है, किसी को और ज्यादा स्पष्ट कर देना। मतलब कोई चीज छोटा है लेकिन आप उसको कुछ करके ना और स्पष्ट कर देते हैं। तो चलिए, अगर सुस्पष्ट करना, किसी चीज को और बड़ा करके दिखाना, ठीक है ना, तो ये एक्सेंचुएट होता है। एक्सेंचुएट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बड़ा करके दिखाना, सुस्पष्ट करना और उभार और निखार ला देना। ठीक है, चलिए इसके सिनोनिम्स क्या है, फोकस, इम्फेसाइज, अंडरलाइन। अंडरलाइन का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी पेज पर अगर आप अंडरलाइन करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि वो जो लाइन के नीचे आपने अंडरलाइन किया है वो ज्यादा पहले नजर आएगा ना। वो पहले अगर हम उस पन्ने को देखते हैं तो सबसे पहला हमारा आंख कहां जाएगा, उस पन्ने पर जाएगा जहां कि आपने अंडरलाइन किया है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि इसकी साइन हो जाएंगे अंडरलाइन, अंडरस्कोर। ठीक है ना, और इसको अगर एक्सप्लेनेशन के तौर पर कहें तो टू मेक नोटिसेबल और स्पष्ट कर देना। मान के चलिए कि देखिए, अब कोई व्यक्ति काला है तो काला ही नजर आएगा, ये तो साफ बात है। ठीक है ना, अगर कोई व्यक्ति अगर गोरा है तो गोरा ही नजर आएगा, दुबला है तो दुबला ही नजर आएगा, मोटा है तो मोटा ही नजर आएगा। लेकिन कुछ खास तरह का ड्रेस उसके इस कलर को और उभार देते हैं। मान के चलिए कि कोई व्यक्ति काला है, अब काला में भी वो काला कपड़ा पहन ले तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका कालापन बढ़ जाएगा। यदि कोई व्यक्ति गोरा है और गोरा पर वह काला कपड़ा पहन ले, अब आप ऐसा समझिए, तो गोरा आदमी यदि काला कपड़ा पहनता है ना तो उसका गोरापन जो होता है ना और उभर कर आता है। इसी चीज को हम बनाने के लिए एक्सेंचुएट का प्रयोग करते हैं। यदि आप कोई चीज को एक्सेंचुएट करते हैं, उसको और आप उभार देते हैं। सपोज कीजिए कि ये मेरा सिर है, ठीक है, तो छोटा सा सिर लग रहा है, आप बाल अगर हटा देंगे ना, तो बाल हटा देंगे तो सिर बड़ा बड़ा नजर आएगा। इसका मतलब अगर हम इसी को लिखते हैं, अगर इसी पर सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है ना, तो सेंटेंस होना चाहिए, ठीक है ना, ही इज 7। मैं अपने लिए नहीं किसी और के लिए कर रहा है। 7 का मतलब होता है पूरा तरह छिलवाया हुआ, ही 7 हेड, यानी कि उसका छिलवाया हुआ जो सिर है, ठीक है ना, जो बाल छिलवाया हुआ जो सिर है। एक्सेंचुएट, चलिए एक्सेंचुएट्स है ना, हमें एक्सेंचुएट का प्रयोग करके बनाना है। ही इज है ना फेस, ही इज है ना राउंड फेस। इसका हिंदी क्या हुआ, उसके गोल चेहरे को है ना, उसको गोल चेहरे को और बड़ा बना देता है। ठीक है ना, अगर वो बाल छिलवा लेता है कोई व्यक्ति तो उसका चेहरा जो होता है ना और बड़ा बड़ा नजर आता है। तो ये जो चीज है वो एक्सेंचुएट से बना है। अब जैसे कि कोई महिला है, अब कोई खास तरह का ड्रेस पहनती है, कोई खास तरह का वो कपड़ा पहनती है, अपने रंग को क्या करने के लिए, और निखारने के लिए। हमको कहना है अपने रंग को और निखारने के लिए। चलिए हम कैसे लिखेंगे, सी लाइक्स टू, इसी को बनाना है, सी लाइक्स टू वियर है ना ड्रेस, सी लाइक्स टू वियर ड्रेस है ना दैट एक्सेंचुएट्स, ठीक है ना, हर ब्यूटी, उसकी सुंदरता को और उभार दे, है ना। तो वो ऐसा ही ड्रेस पहनना चाहती है, पसंद करती है जो उसकी सुंदरता को और उभार दे। तो ये एक्सेंचुएट है, किसी चीज को और बड़ा करके दिखलाना, उभार देना। चलिए, बॉन्टी का मतलब क्या होता है, बॉन्टी बहुत बढ़िया वर्ड है। बॉन्टी के दो मतलब हैं। एक बॉन्टी का मतलब होता है पुरस्कार के तौर पर दिया गया पैसा, उसको बॉन्टी कहते हैं। यदि कोई चीज आपको पुरस्कार के तौर पर पैसा दिया गया तो उसको बॉन्टी कहते हैं। ये एक्सप्लेनेशन है ना, इसको ना शॉर्ट में लिखा गया है, ये एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन क्या है, मनी गिवन एज ए रिवार्ड, ठीक है ना, वो बॉन्टी कहलाता है। देखिए, बॉन्टी हंटर कौन होते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हम यहीं पर लेके चलते हैं। बॉन्टी हंटर कौन होते हैं, चलिए, बॉन्टी हंटर, हंटर मतलब शिकारी,
बॉन्टी हंटर वो हंटर होते हैं जो क्रिमिनल को पकड़ते हैं या क्रिमिनल को मारते हैं और उनके एवज में वो पैसा लेते हैं। जो क्रिमिनल को पकड़े, जो क्रिमिनल को मार दे पैसे के लिए, वो बॉन्टी हंटर कहलाता है, ठीक है ना। तो क्रिमिनल को मारने वाला, आप ऐसे समझिए, अपराधी को मारने वाला जो होता है वो बॉन्टी हंटर होता है। अपराधी को पकड़ने अथवा मारने वाला, पकड़ने वाला अथवा मारने वाला को क्या कहते हैं? बॉन्टी हंटर कहते हैं। अब इसके वजह में वो पैसा लेगा, है ना, उसको प्रशासन, उसको सरकार उसको पैसा देगी, ही इज कॉल्ड बॉन्टी हंटर। चलिए बॉन्टी का दूसरा मतलब क्या है? देखिए, अगर आपको कोई चीज फ्री में दिया जाता है, लार्ज मात्रा में दिया जाता है, बड़े मात्रा में दिया जाता है, तो वो बॉन्टी कहलाता है। बॉन्टी किसी की दयालुता होती है, उदारता होती है। किसी चीज को देने में, मुफ्त में आपको दिया जा रहा है, इस व्यक्ति की क्या बॉन्टी है। चलिए, बॉन्टी का मतलब क्या है? दयालुता, उदारता, किसी चीज को देने में। एक्सप्लेनेशन इसका क्या है? गुड थिंग्स दैट आर गिवन फ्रीली, जो मुफ्त में दे दिया जाए अच्छे चीजों को। भगवान ने हमें इतना सारा चीज दिया है, सब मुफ्त में ही दिया है। प्राकृतिक संसाधन, अपार प्राकृतिक संसाधन दिया, मुफ्त में ही दिया। ये भगवान का क्या है? ये भगवान का दयालुता है ना। उन्होंने हमें विशाल चीजों को दिया है, मुफ्त में दिया है। इसको हमको बनाना है कि भगवान को उनके दयालुता के लिए धन्यवाद देना चाहिए। इसको हम कैसे बनाएंगे? चलिए, इसका सिनोनिम्स क्या है? जेनिरोसिटी, मुनिफिसेंस और मैग्नानिमिटी, ठीक है ना। इसका एंटोम यहीं पर कर लेते हैं, मीनेनेस, कंजूसी, है ना। है ना, इसका क्या हो जाएगा? मीनेनेस, कंजूसी। चलिए, अब इसे थोड़ा सा सेंटेंस बनाते हैं। कैसे लिखेंगे? वी शुड थैंक गॉड। देखिए, तो हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, है ना, फॉर, है ना, ऑल हिज, ठीक है ना, बॉन्टी, उनके, है ना, उदारता के लिए। इसका हिंदी क्या निकलेगा? हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए उनकी उदारता के लिए। तो ये बॉन्टी है। चलिए, कन्वर्स्ड का मतलब क्या होता है? आपका पूरी तरह ना शरीर एकदम झकुरा जाता है, एकदम शरीर में ना ऐठन आ जाता है, इसको कन्वर्स्ड कहते हैं, ठीक है ना। कन्वर्स का मतलब क्या होता है? पूरी तरह से झकझोरा हुआ, क्या? शरीर, ठीक है ना। इसका एक्सप्लेनेशन साइनो तो कोई वैसा नहीं है, ठीक है ना। सिक्ड अनकंट्रोलेबली, लेकिन इस्तेमाल इंग्लिश में कहाँ इस्तेमाल होता है? ये तो मेडिकल कंडीशन है। देखिए, इसका नाउन क्या है? कन्वर्स्ड। आप कम सुने हैं, कन्वर्सन आप ज्यादा सुनते हैं। लोग कहते हैं कन्वर्सन, एक्चुअली वो कन्वर्सन्स होता है। कन्वर्सन जो है ना, वो बोलचाल में लोग उसको कह देता है, लेकिन शुद्ध जो अंग्रेजी है वो कन्वर्सन है। कन्वर्सन में क्या होता है कि शरीर ऐंठाने लगता है किसी वजह से, हाथ पैर ऐंठाने लगेगा ना, तो इसको कन्वर्सन्स कहते हैं। इसी कन्वर्सन्स का ये एडजेक्टिव है कन्वर्स्ड, मतलब पूरी तरह झकझोरा हुआ, पूरी तरह से ऐंठा हुआ। ये तो मेडिकल वर्ड है, लेकिन इंग्लिश में इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? देखिए, इसका इंग्लिश में इस्तेमाल होता है इस तरह से, कन्वर्स्ड विथ लाफ्टर। चलिए, कन्वर्स्ड विथ लाफ्टर, ये कन्वर्स विथ लाफ्टर एक फ्रेज है, ठीक है ना। आप ऐसे समझिए, कन्वर्स विथ लाफ्टर एक बहुत बढ़िया फ्रेज है। इसका मतलब सरल भाषा में कहें तो इसका अर्थ होता है हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाना, पेट में ऐठन हो जाना। इसको दूसरे भाषा में कहें तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाना, ठीक है ना। इसका हिंदी अगर कहें तो लोटपोट होना। और लोग लोटपोट कैसे होता है? लोटपोट होता है हंसते हंसते, ठीक है ना। चलिए, हम लोग एक जोक पर, अगर हमको कहना है कि एक जोक पर हम लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए, एक मजाक पर, ठीक है ना, एक मजाक पर हम लोग, है ना, लोटपोट हो गए, चाहे हंसते हंसते एक ही चीज है, ठीक है ना। हम लोग लोटपोट हो गए। लोटपोट व्यक्ति हंसने से ही होता है और कोई चीज से नहीं। लोटपोट हो गए, और हंसने समय ये समझना है, दर्द से भी लोग लोटपोट होता है, लेकिन वो हम लोटपोट हंसी के लिए ले रहे हैं। एक मजाक पर हम लोग लोटपोट हो गए, चाहे हंसते हंसते लोटपोट हो गए, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए, कैसे लिखेंगे? वीवर, पास्ट टेंस है, वीवर। एडजेक्टिव से बनाना है तो आर वर लिया गया, वीवर कन्वर्स्ड। चलिए, कन्वर्स्ड विथ लाफ्टर आपको लिखना है, खाली कन्वर्स्ड नहीं लिखना है। कन्वर्स्ड अकेले नहीं आता है, लाफ्टर के साथ आता है, ठीक है ना। चलिए, पूरा लाइन कैसे बन रहा है? वी वर कन्वर्स्ड विथ लाफ्टर एट ए जोक। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। चलिए, आते हैं डिस्ट्रैक्शन। देखिए, डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? एक ऐसा चीज होता है या एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आपका ध्यान भंग कर दे। आप मान लीजिए कि सपोज कीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे शोरगुल करने लगे, तो बच्चे क्या हो गए? डिस्ट्रैक्शन हो गए। कोई गाना बजाने लगा, गाना क्या हो गया? डिस्ट्रैक्शन हो गया। तो डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? जो आपको सोचने ना दे, जो आपका ध्यान भंग कर दे, उसको डिस्ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, ध्यान का खिंचाव या विकर्षण,
वैसा चीज या व्यक्ति जो ध्यान में व्यवधान डाले वो डिस्ट्रैक्शन कहलाता है। उस व्यक्ति को डिस्ट्रैक्शन कहेंगे, उस चीज को डिस्ट्रैक्शन कहेंगे। एक्सप्लेनेशन किस तरह से है? समथिंग दैट मेक्स इट डिफिकल्ट टू थिंक, जो आपको सोचने ना दे, जो सोचने को डिफिकल्ट बना दे, अथवा पे अटेंशन, ध्यान ना देने दे, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रैक्शन। इसका छोटा हिंदी है विकर्षण अथवा ध्यान में खिंचाव। चलिए अब इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डेविएशन। डेविएशन मतलब विचलन होता है। हमको कहना है कि मैं घर पर नहीं पढ़ सकता हूं यार, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर है, हल्ला गुल्ला, शोर गुल, बच्चे, इस अवस्था में हम घर पर नहीं पढ़ सकते, हमको यही कहना है। कैसे कहेंगे? आई कांट स्टडी एट होम, आई कांट स्टडी, आई कांट स्टडी एट होम, है ना, विथ सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, यहाँ बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो आपका ध्यान को ना भंग कर देता है, पढ़ने नहीं देता है, ठीक है ना, एकाग्र नहीं होने देता है, ठीक है ना, तो ये डिस्ट्रैक्शन है। चलिए फिटफुल का मतलब क्या हुआ? यदि कोई चीज फिटफुल है तो कभी होता है कभी नहीं होता है, पहले आप ऐसा समझे। रेगुलर जो ना हो वो फिटफुल है, रेगुलर जो ना हो वो फिटफुल है, ठीक है ना, जो लगातार ना हो, जो रुक रुक कर हो, ठीक है ना। चलिए इसका सिनोनिम्स बहुत बढ़िया है, ये इंटरमिटेंट का ना बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो फिटफुल से भी ज्यादा ये तगड़ा वर्ड है इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट, इंटर, देखिए इसमें इंटर लगा हुआ है, और जिस चीज में इंटर का मतलब बीच में, वो रुकेगा, वो लगातार नहीं होगा। इंटरमिटेंट का ना बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, फिटफुल से ये ज्यादा महत्व का वर्ड है इंटरमिटेंट। यदि कोई चीज अगर इंटरमिटेंट है तो वो रुक रुक कर होता है, लगातार नहीं होता है। जैसे कि देखिए अगर इससे अगर सेंटेंस डील किया जाए, इंटरमिटेंट को लेके चलते हैं, जैसे इंटरमिटेंट रेन, है ना, मतलब रुक रुक कर बारिश। चलिए इंटरमिटेंट पावर कट्स, यानी कि रुक रुक कर हमारे यहाँ क्या हो जाते हैं, पावर चले जाते हैं, पावर को काट दिया जाता है। इंटरमिटेंट क्लाउड्स का मतलब आप समझ रहे हैं क्या है? इंटरमिटेंट क्लाउड्स, बादल, कौन से बादल? जो कभी आए कभी चले जाए। अभी सुबह में बादल है, दोपहर में बादल नहीं है, शाम को फिर बादल आ गया, रात में फिर बादल साफ हो गया, तो ये कौन सा बादल? इंटरमिटेंट, जो रेगुलर ना हो कोई भी चीज। जैसे इंटरमिटेंट वायलेंस, आप ऐसा समझिए, मैं इंटरमिटेंट को ज्यादा इसलिए लेके चल रहा हूं, ये फिटफुल से ज्यादा अच्छा वर्ड है। यदि कोई चीज अगर इंटरमिटेंट है तो इंटर मतलब बीच में, वो रुकेगा, वो रेगुलर नहीं होगा। चलिए फिटफुल से भी देख लेते हैं। देखिए फिटफुल स्लीप होता है। अब फिटफुल का भी तो अर्थ होता है रुक रुक कर, इसका कोलोकेशन क्या है? फिटफुल स्लीप। फिटफुल स्लीप कैसा स्लीप होगा? आप थोड़ी देर के लिए सो गए, फिर आप उठ गए, फिर आप उठ गए, थोड़ी देर के लिए सोए, फिर आप उठ गए, आप फिर आप सो गए, मतलब आप रेगुलर नहीं सोए, आप रुक रुक कर सोए, आप उठ उठ कर सोए, इसको कहते हैं ना फिटफुल स्लीप। फिटफुल स्लीप का मतलब होता है ना, थोड़े समय के लिए सोना, फिर जगना, फिर सोना, इसी तरह से सिलसिला आपका चलता रहेगा। यदि किसी व्यक्ति को फिटफुल स्लीप आया है, हमको कहना है हम लोग रात में ना कई बार उठे, सोने के दौरान कई बार उठे, इसको हमको लिखना है। कैसे लिखेंगे? आई स्लेप्ट, अगर मैं अपने आप को ले लूं, आई स्लेप्ट, ठीक है ना, फिटफुली, एडवर्ब चाहिए ना, आई स्लेप्ट फिटफुली एट नाइट। रात में मैं कैसा सोया था, या कैसा सोता हूं, रात में मैं कैसा सोता, मेरा आदतें है, ठीक है ना, सोता हूं उठता हूं, सोता हूं उठता हूं, तो मैं कैसा स्लीप किया? फिटफुली स्लीप किया। तो फिटफुल का मतलब क्या होता है? चलिए आते हैं इसके जगह पर। फिटफुल का मतलब क्या होता है? यदि कोई चीज फिटफुल है, इसका मतलब कि वो रेगुलर नहीं है, नॉट रेगुलर। चलिए इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? इंटरमिटेंट, स्पोरैडिक, स्पोरैडिक का भी मतलब होता है रुक रुक कर, ओकेजनल का भी मतलब होता है जो रेगुलर ना हो। चलिए एंटोनिम्स आते, स्टडी, अच्छा वर्ड है, रेगुलर और कंटिन्यूअस, ये आप समझ रहे हैं, लगातार। चलिए हम लोग आगे बढ़ते। इलिटरेट, इसके लिए कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। यदि कोई व्यक्ति इलिटरेट है तो वो लिख पढ़ नहीं सकता, वो अनपढ़ है। चलिए और निरक्षरता लिखना, इसका नाउन क्या हो जाएगा? इलिटरेसी। इसका नाउन क्या हो जाएगा? इलिटरेसी। चलिए इसका जो नाउन हो जाएगा इलिटरेसी, है ना, निरक्षरता। चलिए नाउन को, अभी हमारे यहाँ इलिटरेसी रेट कितना है लगभग, अगर मान के चलिए कि देखिए 2011 का भी जनगणना हुआ है, अब इसके बाद अभी जनगणना रिपोर्ट अभी नहीं आया है, जो कि आ जाना चाहिए था। तो 2011 के जनगणना के अनुसार लगभग 75% जो है ना साक्षरता दर है। साक्षर हमारे यहाँ लगभग अराउंड फिगर में मैं बात करूं तो लगभग 75% 2011 के जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता लगभग 75% है, यानी कि लगभग जो 25% क्या है? निरक्षरता है। तो हमारा अभी देश का इलिटरेसी रेट कितना है? लगभग, लिटरेसी रेट तो है, इसका एंटो क्या हो जाएगा? लिटरेट, है ना, पढ़ा लिखा। इसका एंटो क्या हो जाएगा? लिटरेट, पढ़ा लिखा, साक्षर। तो देश की लिटरेसी रेट कितना है? अब इसका नाउन क्या हो जाएगा? इसका नाउन हो जाएगा लिटरेसी। थोड़ा ध्यान से देखा जाए, यहाँ पर हो जाएगा नाउन लिटरेसी, साक्षरता,
है ना। साक्षरता दर देश का कितना है, तो लगभग 75% है। आज इलिटरेसी दर कितना है, तो लगभग 25% है। चलिए, इंसर्जेंट का मतलब क्या होता है, ये वर्ड इंसर्जेंट है, अच्छा वर्ड है। विद्रोही, बगावती, ये एडजेक्टिव है। इसका साइनो क्या हो जाएगा, रिबेलियस, सेडिशस, म्यूटिनस। इसका एंटो हो जाएगा लॉयल, वफादार। जैसे कि अगर हमको कहना है विद्रोही ताकत, विद्रोही ताकत कहना है, तो कौन सा ताकत कहेंगे, इंसर्जेंट फोर्सेस, इंसर्जेंट फोर्सेस, ये हो गया हमारा विद्रोही ताकत। हमको कहना है कि विद्रोही अटैक, हमको विद्रोही हमला कहना है, कौन सा अटैक लिखेंगे, इंसर्जेंट अटैक लिखेंगे। तो इस तरह से इंसर्जेंट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड है जुडिशियस, जुडिशियल। देखिए जुडिशियल का मतलब क्या है, जिसका संबंध कोर्ट से हो तो वो जुडिशियल, जिसका संबंध जज से हो वो जुडिशियल, जिसका संबंध लीगल जजमेंट से वो जुडिशियल। जुडिशियल का मतलब क्या होता है, न्यायिक। अब हमको कहना है न्यायिक अधिकारी कहना है, वो अधिकारी जो न्याय से जुड़ा हुआ है, तो कौन सा लिखेंगे, जुडिशियल ऑफिसर। चलिए, ये जुडिशियल ऑफिसर, ये न्यायिक अधिकारी हो गया। अगर हमको कहना है न्यायिक, है ना, न्यायिक सुधार कहना है, देश में ना न्यायिक सुधार की जरूरत है। अब वो कौन सा, वो जज, ये हो जाएगा रिफॉर्म हो जाएगा, जुडिशियल रिफॉर्म, न्यायिक सुधार। हमको कहना है कि न्याय की क्रियाकलाप, न्याय से संबंधित क्रियाकलाप, वो क्या हो जाएगा, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। चलिए, ये सब पेयर है, जुडिशियल के साथ ये सब क्या है, पेयर है ना। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, है ना, न्यायिक कार्रवाई, है ना, उसको प्रोसीडिंग्स मतलब कार्रवाई समझिए। तो ये सारे वर्ड जो है ना वो जुडिशियल से रिलेटेड है। हमको कहना है न्यायिक शक्ति, किसी में ना कोर्ट का पावर दिया गया है, वो कौन सा पावर होगा, जुडिशियल पावर, है ना। किसी व्यक्ति के पास ना जुडिशियल पावर होता है ना, किसी व्यक्ति के पास ना जुडिशियल पावर्स होते हैं, न्यायिक शक्ति। तो बस यही चीज है जुडिशियल, जिसका संबंध किससे हो, कोर्ट से हो वो जुडिशियल, जज से हो वो जुडिशियल, या लीगल जजमेंट से वो जुडिशियल। चलिए आते जुडिशियस, हमारा नेक्स्ट वर्ड जुडिशियस। जुडिशियस का मतलब क्या होता है, कोई चीज को अगर आप जुडिशियस तरीके से करते हैं तो सोच समझ के करते हैं, विवेक लगा के करते, बुद्धि लगा के करते हैं, ऐसा नहीं कि आंख मूंद के कुछ कर दिया, ठीक है। चलिए, तो ये वो होता है विवेकपूर्ण, न्याय संगत। सिनोनिम्स का क्या है, फेयर, प्रॉपर, केयरफुल एंड सेंसिबल, और भी दे सकते हैं प्रूडेंट, है ना। एक साइनो इसका, और आप यहाँ इसका साइनो आप लिख सकते हैं प्रूडेंट। प्रूडेंट का भी अर्थ होता है ना विवेकपूर्ण, जो विवेक से किया जाए। यदि कोई चीज अगर प्रूडेंट है तो इसका मतलब है कि उसको विवेक से किया गया है, न्याय संगत किया गया है। अब मान लीजिए कि किसी फादर को, किसी पिता को 4 बेटों में, है ना, 4 पुत्रों में संपत्ति का बंटवारा करना है, तो पिता को कैसा बंटवारा करना चाहिए, सबको बराबर बराबर मिले, न्याय संगत बंटवारा। हमें कहना न्याय संगत बंटवारा, तो वो न्याय संगत बंटवारा का अंग्रेजी क्या हो जाएगा भाई, सॉरी, हमें कहना है न्याय संगत बंटवारा। अब ये न्याय संगत बंटवारा का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, तो चलिए न्याय संगत के लिए क्या वर्ड पड़ा है, जुडिशियल, सॉरी जुडिशियस, और बंटवारा के लिए डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारा ये कैसा बंटवारा हो रहा है, ये एक पिता को अगर अपने 4 पुत्रों में अगर संपत्ति का बंटवारा करना है तो किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, न्यायपूर्ण होना चाहिए। हम किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं, हमें प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, जुडिशियस यूज। अभी ये नहीं कि आंख मुंद लिए पानी गिरा रहे हैं, बिजली चला रहे हैं, कोयला खा रहे हैं, कोयला जला रहे हैं, खा रहे हैं, कोयला जला रहे हैं, ना पेड़ों को काट रहे हैं। हमें प्राकृतिक संसाधनों का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, विवेक से करना चाहिए, जितना जरूरत है उतना ही करना चाहिए। तो न्याय, है ना, उसको कहेंगे विवेकपूर्ण इस्तेमाल। अगर हमको कहना है विवेकपूर्ण प्रयोग, तो इसको कैसे लिखेंगे, जुडिशियस, है ना, यूज। आप प्राकृतिक संसाधन का यूज कैसे करेंगे, जुडिशियस यूज करेंगे। तो चलिए ये जुडिशियस रहा। अब इसका एंटो क्या है, इसका एंटो है इनजुडिशियस, अविवेकपूर्ण, फुलिश, मूर्खतापूर्ण, है ना। आप कोई चीज को अगर मूर्खतापूर्ण प्रयोग करते हैं तो आप उसका इनजुडिशियस प्रयोग करते हैं। चलिए वर्ड नंबर हम आते 10 की तरफ, मनीफोल्ड। मनीफोल्ड का मतलब होता है कई, अनेक, है ना। मनीफोल्ड का मतलब होता है कई, अनेक। चलिए इसका सिनोनिम्स क्या है, मेनी, न्यूमरस, मल्टीपल। जैसे कि अगर हमको कहना है उसके पास कई समस्याएं हैं, उसके पास कई समस्याएं, हमको ऐसे कहना है, हम लिख सकते हैं ही इज फेसिंग, इसको घुमा के लिखना है कि वो कई समस्याओं का सामना कर रहा है, ही इज फेसिंग मनीफोल्ड प्रॉब्लम्स, ही इज फेसिंग मनीफोल्ड प्रॉब्लम्स, वो कई समस्याओं का सामना कर रहा है। चलिए नोविस, नोविस कौन होते हैं, ये प्रीपोजिशन में साथ एट लेगा, पहले ये तो समझ ले ये प्रीपोजिशन लेता क्या है। अगर आप किसी चीज में नोविस है, नया नया है, नया नया सीख रहे हैं, अभी आप एक्सपर्ट नहीं हुए हैं,
अभी आप एक्सपर्ट नहीं हुए हैं। चलिए, तो नौसखिया नया नया सीखने वाला। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? बिगिनर, लर्नर, टाइरो, रुकी, ये सबका मतलब होता है नया नया सीखने वाला। ठीक है ना। चलिए, इसको तोड़ के अगर लिखे तो इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। इसका एंटो क्या हो जाएगा? वेटरन, वरिष्ठ, है ना। वेटरन कौन होते हैं? अनुभवी। अनुभवी को ना वेटरन कहते हैं। या इसका एक एंटो हो जाएगा एक्सपर्ट, है ना, माहिर। ठीक है ना। चलिए, नौसखिया का एंटो हो जाएगा माहिर। चलिए, अब यहां से लिख सकते हैं। देखिए, तो अगर हमको कहना है कि उसे खाना बनाने नहीं आता है, खाना बनाने नया नया सीख रही है, वो नया नया खाना बनाने सीख रही है, कैसे लिखेंगे? सी इज नोविस एट कुकिंग। सी इज नोविस एट कुकिंग। वो नया नया खाना बनाना सीख रही है, खाना बनाने में वो नौसखिया है। चलिए, प्रीमिवल क्या होता है? अति प्राचीन। यदि कोई चीज बहुत पुराना है तो वो चीज प्रीमिवल है। सिनोनिम्स क्या? एंटी डाइलुवियन, है ना। कोई चीज अगर एंटी डाइलुवियन है, अति प्राचीन। एंटिक, इसको पढ़ेंगे एंटिक, इसको पढ़ेंगे एंटिक। चलिए, एंशिएंट, अर्लीएस्ट, इसके सिनोनिम्स हैं। इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? मॉडर्न। हमको कहना अति प्राचीन जंगल, है ना। जब पृथ्वी का विकास हुआ तो उस समय जंगल पनपा, उस समय के जंगल को क्या कहेंगे? प्रीमिवल फॉरेस्ट, है ना। उस समय के जंगल को कहेंगे प्रीमिवल फॉरेस्ट, अति प्राचीन। जैसे अमेजन के जंगल, अमेजन के जंगल अति प्राचीन, वो आज के जंगल नहीं है। अमेजन के जंगल आज के जंगल नहीं है, ये अति प्राचीन जंगल है, इसको कहा गया है प्रीमिवल फॉरेस्ट। चलिए, हम लोग आगे चलते हैं। वर्ड नंबर 13 में प्रोबेशन। प्रोबेशन, जब आप जॉब कीजिएगा ना तो आपको प्रोबेशन से गुजरना होगा। अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग प्रोबेशन का टाइम है। कुछ जॉब 6 महीना का प्रोबेशन होता है, कुछ जॉब 1 साल का होता है। अधिकांश सेंट्रल जॉब 2 साल के रुक रुक कर होता है ना, एक लगातार प्रोबेशन नहीं होता है। थोड़ा दिन के लिए आपको ट्रेनिंग दे दिया जाता है, फिर आपको ड्यूटी पर लगा दिया जाता है, फिर इस तरह से कर करके आपको उस निश्चित समय का प्रोबेशन पूरा किया जाता है। हमको कहना है कि 2 साल का प्रशिक्षण काल, कैसे कहेंगे? 2 ईयर प्रोबेशन पीरियड। प्रोबेशन अकेले नहीं आता, उसके साथ ना पीरियड जोड़ दिया जाता है ना। 2 ईयर प्रोबेशन पीरियड, ठीक है ना। ये हो गया 2 साल का प्रशिक्षण काल। हमको कहना है कि वो प्रशिक्षण से गुजर रहा है, कठिन प्रशिक्षण से गुजर रहा है। हमको कहना है कि वो कठिन प्रशिक्षण से गुजर रहा है। ही इज अंडरगोइंग, अंडरगो मतलब गुजरना, ही इज अंडरगोइंग, ठीक है ना, टफ प्रोबेशन। वो कठिन प्रशिक्षण से गुजर रहा है, तो बस यही है प्रोबेशन। ठीक है ना। चलिए, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? कि 2 व्यक्ति हैं, आपस में ऐसा चीज कर रहे हैं कि दोनों को लाभ हो रहा है, पारस्परिक, है ना। इसका हिंदी होता है पारस्परिक। चलिए, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? म्यूचुअल, शेयर्ड, कॉमन। ठीक है ना। इसका एंटो हो जाएगा रेसिप्रोकल, जो पारस्परिक ना हो। जैसे कि देखिए, 2 देशों में ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, ट्रेड होते हैं। भारत ने रूस को भेजा, रूस ने भारत को भेजा, तो ये कौन सा ट्रेड है? ये रेसिप्रोकल ट्रेड है। हम लिख सकते हैं क्या? देखिए, तो देयर इज रेसिप्रोकल, देयर इज रेसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट है ना, बिटवीन 2 कंट्रीज। 2 देशों के बीच कौन से ये ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं? एक देश दूसरे देश को भेजता है तो दूसरा देश भी पहले वाले देश को भेजेगा, ठीक है ना। देयर इज रेसिप्रोकल ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन 2 कंट्रीज। तो ये आपका सर रहा रेसिप्रोकल। चलिए, आगे आते अनकैनी। अनकैनी का मतलब क्या होता है? अगर कोई चीज अगर अनकैनी है, बड़ा विचित्र है, बड़ा विचित्र है, ठीक है ना। मतलब आप उसका ना मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते कि कैसे ये चीज हो गया, कैसे ये चीज हो गया। चलिए, तो विलक्षण, हैरत अंगेज, रहस्यमय या विचित्र। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ईरी, वियर्ड, इसको पढ़ेंगे वियर्ड, स्ट्रेंज और अननेचुरल। इसका एंट हो जाएगा ऑर्डिनरी और नॉर्मल। जैसे कि देखिए, किसी व्यक्ति के पास ना डायरेक्शन का ना अजब का उसके पास सेंस होता है। एक बार कोई जगह देख लेता है तो भूलता नहीं है, जीवन भर याद रखता है कि इस रास्ते से हम गए थे। रास्ता उसको गजब का याद रहता है, पता नहीं यार रास्ता कैसे याद रख लेता है। हमको यही लिखना है। कैसे लिखेंगे? ही हैज एन अनकैनी सेंस ऑफ, ही हैज एन अनकैनी सेंस ऑफ डायरेक्शन। देखिए, जो डायरेक्शन है, जो दिशा है ना, गजब का उसके पास सेंस है दिशा का। तुरंत भांप लेगा कि ये रास्ता यहां जाएगा, लेकिन आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते कि ये कैसे हो गया। किसी व्यक्ति के पास ना आज मौसम साफ रहेगा, पक्का साफ हो गया, आज बारिश होगा, पक्का बारिश हो गया, गजब का उसके पास फोरकास्टिंग टैलेंट है, लेकिन आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। ये जो टैलेंट कौन सा टैलेंट होगा? अनकैनी टैलेंट होगा। हम इसी को लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? ही हैज एन अनकैनी टैलेंट, एन अनकैनी टैलेंट फॉर प्रेडिक्टिंग वेदर, फॉर प्रेडिक्टिंग वेदर। गजब का वेदर को प्रेडिक्ट कर लेता है ना।
फॉर प्रेडिक्टिंग वेदर, गजब का वेदर को प्रेडिक्ट कर लेता है, गजब का टैलेंट है। तो ये रहा आपका अनकैनी, ठीक है ना। चलिए, अनकैनी मतलब विचित्र, विचित्र सन्नाटा छाया था, विचित्र सन्नाटा छाया था। वो कौन सा सर? साइलेंट, साइलेंस होगा, अनकैनी साइलेंस, सब पेयर में लिख रहा हूं, ठीक है ना। गजब का मतलब एकदम विचित्र सन्नाटा छाया था, है ना, यह है अनकैनी साइलेंस। चलिए, जेनिथ, जेनिथ का मतलब क्या होता है? शीर्ष, किसी चीज का जो शीर्ष होता है ना वो जेनिथ होता है। पिनेकल, टॉप इसके सिनोनिम्स है, ठीक है ना। चलिए, नदीर इसका एंटो है, और मोस्ट सक्सेसफुल पीरियड ऑफ टाइम जो है ना वो इसका एक्सप्लेनेशन है। चलिए, हमको कहना है कि वो अपने कैरियर के शिखर पर है, हम कैसे लिखेंगे? ही इज एट द जेनिथ, ही इज एट द जेनिथ ऑफ हिज कैरियर, वो अपने कैरियर के शिखर पर है। चलिए, हम आते जेस्ट, जेस्ट का मतलब होता है उत्साह या उमंग, है ना। चलिए, अगर आप उत्साह उमंग विशेष तौर पर जीवन के प्रति रखते हैं तो जेस्ट फॉर लाइफ इसका पेयर है। जेस्ट फॉर लाइफ क्या है ना? पेयर है ना। जीवन के प्रति उत्साह मतलब जीवन को आप इंजॉय करते हैं। जेस्ट फॉर लाइफ का मतलब क्या है? इंजॉयमेंट फॉर लाइफ, आप जीवन का ना मजा लेते हैं, जीवन का लुत्फ उठाते हैं, ठीक है ना। जेस्ट फॉर लाइफ का मतलब क्या है? इंजॉयमेंट फॉर लाइफ। तो चलिए, जेस्ट का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इंथुजियाज्म, जील, गुस्टो, इसको पढ़ेंगे गुस्टो, है ना। चलिए, गस्टो, सॉरी, इसको पढ़ेंगे गस्टो, इसको पढ़ेंगे गस्टो, गुस्टो नहीं पढ़ेंगे, गस्टो। लाइवली एक्साइटमेंट, है ना, ये लाइवली एक्साइटमेंट है। इसका एंटो क्या हो जाएगा? एपैथी, उदासीनता, इंडिफरेंस, उदासीनता। तो बच्चों, आज का हमारे वीडियो सेशन में इतनी सी बात। ये लेसन 17 बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। इसमें आने वाले शब्द जो यूज हुए हैं, है ना, 3 वर्ड को छोड़ दिया गया है जो आपके किसी काम के नहीं है, ठीक है ना। हर वर्ड के पीछे आप मत भागिए, इंपॉर्टेंट वर्ड को देखिए और आपका पर्पस पूरा हो जाएगा। आज की बात बस इतना है। थैंक यू वेरी मच।